देखिए आज चर्चा करेंगे हम लोग COP 28 पे। COP 28 और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह टॉपिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और वर्तमान समय में चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे होते हैं उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और समझेंगे ऐसे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाए। तो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग इसको देखेंगे कि मेंस और पीटी दोनों कवर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं COP 28 को। तो कॉप पे चर्चा करते हैं। कॉप ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। और ये एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ना, यूएनएफसीसीसी, इस यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या है ये? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी को कॉमनली यूज किया जाता है, इसी को कॉमनली यूज किया जाता है कॉप के रूप में। और वर्तमान समय में जो कॉप हुआ है वो क्या है? 28, COP 28। और कब हुआ है? COP 28 की बात करें, अगर COP 28 की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कब हुआ? 28 नवंबर से 28 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। डेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये समझ में आ गया कॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, यूएनएफसीसी का ही क्या है कॉमन नाम है जो सभी लोग जानते हैं, वो क्या है? COP 28। अब देखिए COP 28 की चर्चा करते हैं तो इसका आयोजन यूएई के दुबई शहर में हुआ है। कहां हुआ है? यूएई के दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया है। ये वन लाइनर फैक्ट है, पीसीएस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इसके अंदर की बात करें तो देखिए 2015 के बाद पहली बार जलवायु परिवर्तन, क्या जलवायु परिवर्तन पता है आप लोग को? देखिए जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हैं। हमारा पर्यावरण है और इस पर्यावरण में जो घटक होते हैं, चाहे वो वातावरण में हो, इन्वायरमेंट में हो या वायुमंडल में हो, ये घटक जो है ना वायुमंडल का, वो हमेशा से क्या रहा है? एक मात्रा में रहा है, इसका एक अलग कंपोजिशन रहा है, संगठन रहा है। तो वायुमंडल में क्या रहा है? देखिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। क्या है? 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ये चीजें क्या है? ये चीजें हमेशा से बरकरार रहा है। और इसके ये जो कंपोजिशन है इसमें अगर बदलाव आ जाता है तो यही जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। और आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, जिस तरह से जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला जलाया जाता है, लकड़ी काट के लकड़ी जलाया जा रहा है, पेड़ पौधा काटा जा रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण या हम कहें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? सोलर रेडिएशन, सन से आने वाला जो विकिरण है उसको कैप्चर करके अर्थ सरफेस को गर्म रखता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस भी बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये अपनी मात्रा से बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस जब कोई भी गैस है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, और भी जितने भी गैस हैं ग्रीन हाउस गैस जो हैं, वो अगर अपने मात्रा से बढ़ जाता है तो पृथ्वी के सतह को और अधिक गर्म कर देगा। और अधिक गर्म करने के वजह से कई सारे जीव जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगे और साथ में जो ग्लेशियर है वो भी पिघलेगा, जिससे क्या होगा? सी लेवल,
जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी डूब जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी पे कितना बड़ा खतरा आ सकता है, किसके वजह से? जलवायु परिवर्तन के वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ता है तो इसके वजह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसे भूमंडलीय उष्मन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। जब हम लोग क्लाइमेट या इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो यहां इन सब चीजों के, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस, भूमंडलीय उष्मन, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस किस पे है? COP28 पे है। लेकिन कुछ चीजों को समझना जरूरी था, इसलिए यहां पे इन चीजों को क्या किया गया? समझा दिया गया। अब देखिए क्या है कि 2015, इस पे चर्चा कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, 2015 के बाद पहली बार जलवायु परिवर्तन को लेकर एक दस्तावेज पेश किया गया है। अब आप लोग जान रहे हो कि जलवायु परिवर्तन ऐसा मुद्दा है जिसपे हर देश की सरकार आपस में बैठ के चर्चा करते ही रहती है कि आखिर कैसे पृथ्वी को बचाया जाए इस जलवायु परिवर्तन से, और उसी में क्या है। लेकिन जो भी 2015 से पहले हुआ था, इस पे इस तरह का कोई, जो COP28 हुआ है, इसके पहले 2015 से पहले कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। बातें होती थी, लोग सहमति जताते थे, कुछ लोग असहमति जताते थे, कुछ लोग अर्थात कुछ देश। लेकिन 2015 में क्या हुआ? पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौता हुआ, पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है इसको, पेरिस समझौता हुआ। और यहां क्या किया गया? इस पेरिस समझौता में जलवायु परिवर्तन, क्या किया गया? जलवायु परिवर्तन और इससे जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इससे निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उससे निपटने के लिए क्या किया गया? फ्रेमवर्क तैयार किया गया 2015 में। और जलवायु परिवर्तन की चर्चा की तो बताए थे कि क्या था? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। क्या था? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना था? कम करना था। और कम कितना करना था? पूर्व औद्योगिक स्तर, ध्यान रखेंगे इन चीजों को आप, पूर्व औद्योगिक स्तर, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम करके रखना है। कितना है? पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम करके रखना है। और आगे चलकर इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। जब पेरिस समझौता की बात करते हैं तो यहां ग्रीन हाउस गैस या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश चीन, उसके बाद USA है। और आपको पता होना चाहिए कि जब 2019 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट USA के लिए या USA के लोगों के लिए, USA के विकास के लिए सही नहीं है। और इन्होंने 4 नवंबर 2019 को पेरिस एग्रीमेंट से वापस ले लिया था अपने आप को। USA क्या किया था? अपने आप को इस समझौता से बाहर कर लिया था। और सोच लीजिए कि जो पूरे विश्व में दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है, वो अपने आप को पेरिस समझौता से बाहर कर लिया। तो क्या लगता है कि अगर इतना बड़ा उत्सर्जन करने वाला देश अगर बाहर हो जाता है तो क्या यह लक्ष्य हासिल कर पाना आसान होगा? नहीं, यह लक्ष्य हासिल करना वैसे भी बहुत मुश्किल है। और जब ऐसे देश बाहर निकल जाते हैं तो यह संभावना और कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब जो बाइडन, कौन? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने,
तो पुनः 20 जनवरी 2021 को 20 जनवरी 2021 को समझौता पर या इस पेरिस समझौता में फिर से क्या हो गए, शामिल हो गए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, तो क्या हो गया, एक दस्तावेज पेश किया गया और इस दस्तावेज को क्या कहा गया, ग्लोबल स्टॉक टेक। क्या कहा गया इस दस्तावेज को, ग्लोबल स्टॉक टेक। और ये ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, पेरिस समझौता की समीक्षा करने के लिए इसमें क्या है, पेरिस समझौता की समीक्षा करने के लिए इसमें चीजें हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने और इसके हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा करना था। यानी कि ग्लोबल स्टॉक टेक क्या था, जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें जो लक्ष्य रखे गए थे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, इसकी समीक्षा करना था। जो लक्ष्य कितना था, 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए भारत जो है ना अब कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि भारत अपनी इकोनॉमी को काफी बढ़ा रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन काफी क्या हो रहा है, तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है। तो इसलिए भारत भी अब इन चीजों में बढ़ चढ़ कर अलग तरीके से हिस्सा लेता है। और वर्तमान समय में भारत COP28 के मंच को, इसको एक मंच की तरह प्रयोग करेगा। क्या करेगा, भारत COP28 को एक मंच की तरह प्रयोग करेगा, अर्थात अपनी बातों को भी रखेगा। और इसी में एक क्या किया है, रिपोर्ट तैयार किया है भारत। क्या किया है भारत, एक रिपोर्ट तैयार किया है और इसमें विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात जो ये मंच की तरह तैयार करेगा, ये मंच की तरह क्यों तैयार करेगा, ताकि विकासशील देश जो है उसके हितों को बढ़ावा दिया जा सके। और जो रिपोर्ट तैयार किया है भारत, उसमें कहा गया है विकसित देशों को अधिक दायित्व लेने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात भारत के द्वारा कहा गया है या किया गया है कि जो विकासशील देश हैं वो अभी अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को विकसित करने की ओर ले जा रहे हैं। और अगर वो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं या जैविक ईंधन का उपयोग कम करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उसका विकास रुक जाएगा और वो विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत क्या कहा है कि विकसित देशों को अधिक दायित्व लेना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, जब सभी देश विकास करने के लिए, विकास करने के होड़ में लगे हुए थे, विकसित बनने के होड़ में लगे हुए थे, तो कुछ देश ऐसे थे जो अंधाधुंध उपयोग किया है जीवाश्म ईंधन का। क्या किया है, अंधाधुंध उपयोग किया है जीवाश्म ईंधन का और अपने आप को विकसित किया है। और अब अगर विकसित देशों के द्वारा यह कहा जाए कि जो अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है, वो देश इसका उपयोग कम करे, तो क्या यह संभव है। देखिए जहां तक जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की बात है तो बिल्कुल कम करना चाहिए। लेकिन कोई भी देश समझौता क्यों करेगा, क्योंकि आप पहले वो काम कर चुके। ये तो यही बात हुआ ना कि हम गैस पे खाना बना रहे हैं और हम खाना बना लिए, हमारा पेट भर गया, अब हम दूसरे को कह रहे हैं कि इस गैस से तुम खाना मत बनाना, इसका नुकसान है। क्या ये संभव है, खाना तो उसे भी बनाना है, पेट उसे भी भरना है। अगर हम भूखे होते और अगर हम ये बात कहते कि नहीं हम दोनों इससे नहीं बनाएंगे तो शायद बात मान लिया जाता। लेकिन यहां एक लोग उसी का उपयोग करके अपना पेट भरा है और अब दूसरे को कह रहा है कि आप वो ना करें, तो ये मानने वाली बात नहीं है। तो इसी के लिए भारत कह रहा है। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है कि विकासशील देश जो है वो इसका उपयोग कम नहीं कर सकते हैं, तो एक काम किया जा सकता है ना कि विकसित देशों के द्वारा अधिक से अधिक सहायता प्रदान किया जा सकता है इन अल्प विकसित देशों के लिए, ताकि वो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम कर सके। तो ये दायित्व तो लेना ही होगा विकसित देशों को, क्योंकि उन्होंने भी प्रकृति प्रदत्त सामान या प्रकृति प्रदत्त जो जीवाश्म ईंधन थे उनका भरपूर उपयोग किया है। अल्प विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन का नुकसान क्या होगा या प्रभाव क्या होगा, कम होगा अगर विकसित देश दायित्व लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक का चर्चा किया है। ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट है क्या, पेरिस समझौता के लक्ष्यों को हासिल करना। क्या करना है, पेरिस समझौता के लक्ष्यों को हासिल करना। और इस हासिल करने की दशा में करना क्या है, तो जीवाश्म ईंधन के सभी स्रोतों को समाप्त करने की आवश्यकता पे बल दिया है। क्या लगता है, ये जीवाश्म ईंधन के सभी स्रोतों को समाप्त करने की आवश्यकता पे जो बल दिया है, क्या यह विकासशील देश और अल्प विकसित देश इनको मानेंगे? नहीं। भारत जो अभी जो आप कंट्रोवर्सी देख रहे हो कि भारत जो है COP28 में जो बातें हुई है उसको नकार दिया है, ग्लोबल स्टॉक टेक जो है इस पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है
क्योंकि भारत का कहना है कि हम कोयले का उपयोग करना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विकास के लिए इसका उपयोग बहुत जरूरी है। तो देखिए देखिए क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन का कई देश द्वारा व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? चीन, यूएसए, भारत, इन सब देशों के द्वारा क्या किया जा रहा है? बहुत व्यापक पैमाने पे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को भारत द्वारा नकार दिया गया। इस ड्राफ्ट के द्वारा इस ड्राफ्ट को क्या किया गया? भारत के द्वारा नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? क्योंकि कहा गया था जीवाश्म ईंधन के सभी विकल्पों, सभी स्रोतों को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, जो कि भारत के लिए या भारत जैसे विकासशील देश और अल्प विकसित देश जो हैं उनके लिए यह संभव नहीं है। भारत ने कोयले के उपयोग को कम करने से इनकार कर दिया तथा भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कि भारत ऐसा क्यों किया है। आप भारत को ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो भी देश डेवलप हुआ है, चाहे वो यूएसए हो, यूरोपियन कंट्री हो, चाइना इतना विकास कर रहा है, ये सब सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला में से एक है। ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है ये। और अगर ये कहता है कि अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा? जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करना पड़ेगा, तो क्या यह संभव है? क्या भारत अपने विकास को रोक देगा? यह संभव नहीं है। हाँ, विकल्पों को अपनाना चाहिए, दूसरे विकल्पों को अपनाना चाहिए, और भारत इस पे बहुत काम कर रहा है। आप जब भी करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे भारत बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। और जब काम कर रहा है तो पक्का आने वाले समय में जो कार्बन उत्सर्जन है उस पे लगाम लगेगा भारत के द्वारा भी। लेकिन वर्तमान समय में भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोयले के उपयोग को कम कर सकता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। आशा करते हैं कि अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं रहेगा, आप गलत करके नहीं आएंगे। बशर्ते एक शर्त है कि इस टॉपिक को आप बार बार देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे।